वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में, और ख़ास करके सोशियोलॉजी ये जो होगी वो बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अर्थात जो छात्र छात्राएँ बीए सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, उनको समाजशास्त्र में पढ़ना होगा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बारे में, यानी सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन को आपको पढ़ना है। और आपको बता दूं कि विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सभी लोग एक प्रकार से जो है थोड़ा समय लगेगा वीडियो में ज़रूर, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सेशन में अंत तक बने रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपके समक्ष आती रहें और लगातार आप देखते रहें। ठीक है, नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। 25 में भी ये प्रश्न आएंगे और 26 में भी आएंगे। ठीक है, इसके आगे भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में अब की बार पूछे जा सकते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताएंगे। सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, चार्ल्स कूले, मैकाइबर पेज, जॉनसन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक हैं इमाइल दुर्खीम। ये बात ध्यान रखें, किसने लिखा है? इमाइल दुर्खीम ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त में से किसी ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा है कि अभी तक के सभी समाजों का जो इतिहास रहा है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और मैंने आपको कई बार समझाया कि जब भी बात वर्ग संघर्ष की हो, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की हो, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा की बात हो, समाजवाद की विचारधारा की बात हो, पूंजीवाद के विरोध की बात हो, ठीक है, तो नाम आता है एक ही व्यक्ति का, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष की विचारधारा देता है और उसी ने कहा था कि अभी तक का जो समाज का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। दो वर्ग होते हैं खास करके कार्ल मार्क्स के अनुसार, और उन दो वर्गों के बीच में संघर्ष हमेशा होता रहता है। वो दो वर्ग कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर्वहारा वर्ग, एक होता है आपका सर्वहारा वर्ग, और एक होता है आपका कौन सा वर्ग? एक होता है आपका ऐसा वर्ग, मतलब कि जो अमीर है, जो एक प्रकार से पूंजीपति वर्ग है वो, और एक मजदूर वर्ग होता है। तो उन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। ठीक है, ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी लगा दें, करेक्ट आंसर होगा। ये सब ऐसे प्रश्न जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं, बात ध्यान रखेंगे। देखें, और उसके पिछले वर्ष भी पूछे गए, मतलब कि ये पहले से पूछे जाते रहे, चूँकि पहले आप बीए सेकंड ईयर में पढ़ते थे इसको। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का उदाहरण है? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो वो रेखीय सिद्धांत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसने पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है? बताएं, किस विद्वान ने लिखा है द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट? ये पुस्तक है। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में इस पुस्तक के बारे में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। अब बताएं, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो बुक है, इसको लिखा किसने है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन शक्ति, उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंध, इन तीनों शब्दावलियों का प्रयोग किया? बताएं, किसने किया? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उत्पादन शक्ति का, उत्पादन प्रणाली का और उत्पादन संबंध शब्दावली का जो प्रयोग है वो किसने किया? वो कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी? आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा दी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, यह किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एवं पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा जाएगा? यह किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार संहिता एवं पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं? ये मैक्स वेबर का मानना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
ऑगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन जो है वो क्या कहलाता है? सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या सांस्कृतिक अवरोध। तो ऑगबर्न कहते हैं कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में जब असंतुलन पैदा होता है या एक प्रकार से भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है विकास के मामले में और अभौतिक संस्कृति विकास के मामले में पीछे रह जाती है, या भौतिक संस्कृति आगे निकल जाए अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाए, दोनों के बीच में गैप हो जाए, तो उसी गैप को बोला जाता है सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन। ठीक है, या सांस्कृतिक पिछड़ा, ठीक है, पन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया? बताएं। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था ऑगबर्न ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया था। गुरनाल मिर्डल जो हैं ये एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्न जातियों के द्वारा जिन जातियों को अपना मॉडल मान करके उसके व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण, मतलब कि उनको अपनाया जाता है। अनुकरण माने होता है अपनाना। ठीक है, जैसे हमने आपको देखा कि आप ये कर रहे हो तो मैं आपको देख करके वो काम करूं, इसको कहते हैं अनुकरण करना। ठीक है, नकल करना। तो जो एक प्रकार से जो कौन सी जाति हैं जिन जाति को अपना मॉडल बना करके या मान करके उसके व्यवहार प्रतिमानों को अपना करके या अनुकरण करके उसका संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है। संस्कृतिकरण सबसे पहले जानिए क्या होता है। जो छोटी जातियां होती हैं वो जो उच्च जातियां होती हैं उन्हीं के अनुसार काम करने लगते हैं कि उच्च जाति के लोग क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा बोलते हैं लोगों से, उसी का अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो वो होता है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। इसे सीखने की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं, जो है कल्चरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन किन जातियों की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही द्विज जातियों की। ठीक है, द्विज जातियाँ मतलब जैसे कि जो बड़ी जातियाँ उनको द्विज जातियाँ बोलते हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब द्विज जातियों में आते हैं। तो इन्हीं जातियों के एक प्रकार से इन्हीं जातियों का अनुकरण करके जो निम्न जातियाँ होती हैं वो एक प्रकार से काम करती हैं। इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। किस भाषा में? समाजशास्त्र की भाषा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भी प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि धर्म जनता के लिए अफीम है या धर्म जनता के लिए या धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने कथन कहा था। हालांकि ये धर्म जनता के लिए अफीम है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात नहीं है जो उन्होंने कही। ठीक है, हालांकि उन्होंने कही तो ये बात ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। और एक पुस्तक है मैन एंड हिज वर्क्स। मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक के लेखक बताएं। 1948 में पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। हर्ष कोविड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हर्ष कोविड्स ने लिखा था इस पुस्तक को, ये बात ध्यान रखेंगे। मैं और मुझे की अवधारणा जो है मीड ने दिया है। पराहम जो है का सिद्धांत स्पेंसर देते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबर्न देते हैं। उद्विकास का सिद्धांत मीड देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, मतलब एक मिनट, मैं और मुझे की अवधारणा कौन देते हैं? मीड देते हैं। पराहम की अवधारणा सिगमंड फ्रायड देते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा कौन देते हैं? तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबर्न और निमकाब देते हैं। और उद्विकास का सिद्धांत जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर देते हैं, मीड नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब कई प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे पिछले वर्ष, तो मैंने आपको सोचा बता दिया जाए। अच्छा, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये भी प्रश्न लगातार 2018 से पूछा जा रहा है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो ये किसने कहा था? हर्ष कोविड्स ने कहा था ये कथन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा गया। अच्छा बताएं, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो है पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं। अच्छा, एक पुस्तक और है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? बेस्टर मार्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्टर मार्क जो है वो एक विवाह को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे हॉवेल महोदय ने लिखा है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक को। ठीक है, एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे टाइनवी महोदय ने लिखा है। ओके, तो इस प्रकार से ये सब प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे, तो मैंने सोचा आपको बता दें ताकि इसी प्रकार से अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप आसानी से उसको भी बता पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं, हम और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से जानेंगे सभी प्रश्नों को। आगे देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ओके, चलें। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी युग में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता था? व्यक्ति विशेष का, समुदाय का, समिति का या फिर संस्था का? बताएं। तो आदिम साम्यवादी युग में उत्पादन के साधनों पर जो अधिकार होता था वो समुदाय का होता था, कम्युनिटी का होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉरस्टीन वेबलेन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रौद्योगिकी, विचार या आदतें या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वेबलेन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? जैसे कि टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो जो आई है, टेक्नोलॉजी जो आई है, इसी टेक्नोलॉजी के कारण से समाज में बहुत मूलचूल परिवर्तन हुआ है। समाज का एक प्रकार से दशा और दिशा दोनों बदल गई है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के आने से। ये बात ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार होने वाले, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो इनमें से 3 सही है। सबसे पहले उसको हम छांटेंगे। देखें, सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक की अगर बात की जाए तो सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। इसके लेखक हैं दुर्खीम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, मतलब कि ये होगा, बिल्कुल ठीक है। आ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इस पुस्तक का लेखक किम्बाल यंग है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। सॉरी, किम्बाल यंग जो हैं, आ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक नहीं हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं, आ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी के लेखक हैं गार्डनर लिंडजी। कौन है? गार्डनर लिंडजी नाम के एक लेखक हैं, उन्होंने लिखा है, मनोवैज्ञानिक हैं। आ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी उन्होंने लिखी है, तो गलत आपका यही हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है किंग्सले डेविस, बिल्कुल ठीक बात है। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक की अगर बात करें तो गिलिन और गिलिन महोदय ने लिखा है। इसके अलावा जॉनसन महोदय भी कल्चरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। हालांकि गिलिन और गिलिन बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक को लेखन में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, किम्बल यंग वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? बताएं इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो 3 सही होंगे इनमें से भी। देखें, प्रत्याशित समाजीकरण की बात आर के मर्टन करते हैं, रॉबर्ट के मर्टन, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं मैनहाइम, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही है। संदर्भ समूह की बात जो है मार्गन नहीं करते, बिल्कुल गलत हो गया यहीं पर, ठीक है। पराहम की बात सिगमंड फ्रायड करते हैं, ठीक है। ईड ईगो सुपर ईगो की बात, ठीक है, कौन करते हैं? सिगमंड फ्रायड करते हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संदर्भ समूह की अवधारणा कौन देते हैं? हर्बर्ट देते हैं। हर्बर्ट महोदय, एक प्रकार हर्बर्ट हाइमन उनका नाम है, तो हर्बर्ट हाइमन जो हैं वो संदर्भ समूह की अवधारणा देते हैं। इसके अलावा आर के मर्टन भी जो है संदर्भ समूह की अवधारणा देते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर मार्गन के स्थान पर हाइमन या फिर मर्टन मिलता तो करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पर संदर्भ समूह की अवधारणा 2 लोग देते हैं, एक तो मर्टन ने दिया है और एक हाइमन ने भी दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो दोनों में से ऑप्शन में कोई नहीं इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है यही गलत है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन में समाहित है सामाजिक संरचना में परिवर्तन होना या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होना या सामाजिक प्रकार्यों में परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन से भी, सामाजिक व्यवस्था में अगर परिवर्तन होगा तो भी, और सामाजिक प्रकार्यों में अगर परिवर्तन होगा तो भी सामाजिक परिवर्तन ही होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी में परिवर्तन होने पर ही सामाजिक परिवर्तन उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन के बारे में ऑलरेडी चैप्टर वाइज वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई थी, 2023 वाली क्लासेस सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समाज को प्राकृतिक समाज एवं वर्ग आधारित समाज में विभाजित किया है किसने? फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? समाज को प्राकृतिक समाज और वर्ग आधारित समाज में किसने विभाजित किया है? तो किसने किया है? E.A. रास महोदय ने समाज को प्राकृतिक समाज और वर्ग आधारित समाज में बांटा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, E.A. रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर जो होती है, गति जो होती है या रेट जो होता है वो तीव्रतर हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार के समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर जो होती है तीव्र हो जाती है? तो नगरीय समाजों में आप देखते हैं जो परिवर्तन की जो दर होती है वो बड़ी तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जब उद्विकास जो है वो असफल हो जाता है तब सामाजिक क्रांति आती है? तो जब उद्विकास असफल हो जाता है तो
सामाजिक क्रांति आती है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। डार्विन का, स्पेंसर का, या बोगार्ड्स का, या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इनमें से किसी ने नहीं कहा था कि जब विकास असफल होता है तो सामाजिक क्रांति आती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला प्रश्न, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसने दिया है? योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार दिया है किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। हालांकि अगर बात करें उनसे पहले तो डार्विन महोदय भी जीवों पर ऐसी बातें करते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कि जो योग्य होगा वही एक प्रकार से जीवित रहने योग्य। तो कहीं ना कहीं पे स्पेंसर जो है डार्विन के विचारों पर आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उद्विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? बताएं। समाज में आमूल परिवर्तन के द्वारा? बिल्कुल नहीं होती है। सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के द्वारा? उद्विकासीय प्रक्रिया नहीं। सामान्यता से विशिष्टता की ओर ले जाने वाला परिवर्तन होता है ये, तो यही होता है, सामान्यता से विशिष्टता की ओर ले जाने वाला परिवर्तन होता है उद्विकास। एक निश्चित दिशा में होने वाला सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यता से विशिष्टता की ओर ले जाने वाला परिवर्तन या सरलता से जटिलता की ओर ले जाने वाला परिवर्तन होता है उद्विकास। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, आपको बता दूं कि एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, जैसे आत्मचेतना की बात कौन करता है? तो आत्मचेतना की बात जो है मीड करते हैं। अचेतन मन की बात कौन करता है? सिगमंड फ्रायड करते हैं। आत्म विकास की बात कौन करते हैं? तो चार्ल्स कूले करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे आप। ओके, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि प्रगति का अर्थ गिरगिट के समान है जो पर्यावरण का रंग ले लेता है, यह कथन किसका है? यह कथन मैकाइबर और पेज का है। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। पीटरिम सोरोकिन के उतार चढ़ाव की तुलना मुर्गे के बच्चे के चाल से भी की जाती है, और वो किसने करी है? बताएं। पीटरिम सोरोकिन के उतार चढ़ाव की जो तुलना है वो मुर्गे के बच्चे के चाल से की जाती है, कि जिस प्रकार से मुर्गे का बच्चा चलता है उसी प्रकार से उतार चढ़ाव की बात इन्होंने करी है। ठीक है, किसने? मतलब पीटरिम सोरोकिन के उतार चढ़ाव की तुलना मुर्गे के बच्चे के चाल से की जाती है, ऐसा कहते हैं सदरलैंड और वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन सामाजिक मूल्यों एवं आचार संबंधी नियमों को प्रभावित करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? प्रौद्योगिक परिवर्तन जो होता है सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और आचार संबंधी नियमों को प्रभावित करता है, ये कथन कहा है ग्रीन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि नारी मुक्ति आंदोलन किसका परिणाम है? प्रौद्योगिकी का, आर्थिकी का, या फिर दोनों का? नारी मुक्ति जो परिणाम है या नारी मुक्ति आंदोलन जो है वो प्रौद्योगिकी का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से रिलेटेड है? चक्रीय, आर्थिक, रेखीय या परिमाणात्मक? फटाफट से आप बताएंगे। तो प्रौद्योगिक विकास जो होता है एक सीधी रेखा में होता है। जैसे पहले आपने हवा खाने के लिए बेना का निर्माण किया, बेना मतलब हैंड फैन जो हाथ से चलाया जाता है, पंखा किया जाता है वो। फिर उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया? बेना से पहले भी दफ्ती और कागज़ को ऐसे ऐसे स्कूल में आप खींचते होंगे हवा लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद में बेना बना, हाथ हैंड फैन बना, वो और अच्छे कलरफुल बनने लगे। फिर उसके अंदर पंखे का निर्माण हुआ, बिजली से चलने वाला पंखा, बैटरी से चलने वाला पंखा, दुनिया भर के पंखों का निर्माण हुआ। उसके अंदर कूलर बना, कूलर के बाद में एक प्रकार से एसी बनी। ठीक है, तो ये सब आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके ही हुआ है सारी चीज़ें ना। तो एक रेखा में परिवर्तन हो रहा है, एक निश्चित दिशा में परिवर्तन हो रहा है और एक सीधी रेखा में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए प्रौद्योगिक विकास जो होता है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय परिवर्तन या रेखीय प्रतिमान से रिलेटेड होता है। ठीक है, परिवर्तन मुख्य रूप से 3 दिशाओं में होता है, एक रेखीय परिवर्तन, एक चक्रीय परिवर्तन और एक होता है और परिवर्तन। ठीक है, एक तरंगीय परिवर्तन। इस प्रकार से प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान। तो जो प्रथम प्रतिमान होता है रेखीय परिवर्तन, मतलब कि जैसे कोई विकास हुआ, कोई आविष्कार हुआ तो वो एक प्रकार से रेखा में होता है कि भाई ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तरंगीय परिवर्तन क्या होता है? जैसे इस प्रकार से ये जैसे मान लेते हैं आपकी वर्षा ज़्यादा हुई, अगली साल वर्षा कम होगी, या इसी प्रकार से मान लेते हैं जनसंख्या कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, तो इस प्रकार से ग्राफ बढ़ता घटता रहता है, वो होता है तरंगीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन होता है जैसे कि मौसम एक साइकिल में चलता है कि जैसे मान लेते हैं ठंडी यहाँ अभी आ रही है, फिर उसके बाद ठंडी के बाद में क्या आएगा? ठंडी के बाद में फिर गर्मी आएगी, गर्मी के बाद फिर बरसात आएगा।
फिर बरसात के बाद ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी और फिर बरसात आएगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो होगी लगातार चलती रहेगी और इस प्रकार से ठंडी गर्मी बरसात वाला जो सिस्टम है ये चलता रहेगा। तो जो मौसम का परिवर्तन होता है चक्रीय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान हैं और इन सभी को विस्तार से मैंने कई बार समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप बताएं, बताइए फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा, आधुनिक पूंजीवाद का जन्म क्यों हुआ है, मैक्स वेबर इस संबंध में क्या कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है 2021, 2023 इन सभी में पूछा गया प्रश्न है कि मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ था। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण जो है आधुनिक पूंजीवाद का जन्म होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उतार चढ़ाव शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो पीटरिम सोरोकिन ने किया है। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ओके, क्लियर। प्रश्न क्या है, किसने यह कथन कहा है कि इतिहास जो है कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। तो इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये कथन किसका है, फटाफट से आप बताएंगे। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये कथन है विल्फ्रेडो पैरेटो का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने शासकों अभिजात की अवधारणा या अभिजात वर्ग की अवधारणा दी है, बताएं। किसने अभिजात वर्ग की अवधारणा दी है, तो विल्फ्रेडो पैरेटो ने ही दी है, बी पैरेटो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका भी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण मतलब औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, बताएं। औद्योगिकरण का परिणाम क्या नहीं है, आर्थिक अस्थिरता जो है ये औद्योगिकरण का परिणाम नहीं, बाकी बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, बेरोजगारी में अब वृद्धि भी हो चुकी है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप। चूँकि उद्योगों के बढ़ने से मात्र कुछ लोगों को ही एक प्रकार से व्यापार मिलता है, क्योंकि पहले सभी लोग एक ही काम को 10-15 लोग मिल करके जो है अब कर लेते हैं, वही काम पहले 100 लोग मिल करके करते थे। तो बहुत सारे लोग बैठ गए, चूँकि मशीनें जो है 100 व्यक्तियों के बराबर अकेले काम कर लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को एक प्रकार से बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ा, एकाकी परिवारों का विघटन भी शुरू होना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो चुकी, जो लोग कंपनी में काम या एक प्रकार जो लोग धंधा चल रहा था जिनका हाथ से बनाई हुई चीज़ें, वो धंधा तो सभी का चौपट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्थिक अस्थिरता जो होता है, ये आर्थिक अस्थिरता औद्योगिकरण का परिणाम नहीं, बाकी ये तीनों हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा निम्नांकित कूट में से सही जोड़े प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है जोड़े हैं। देखिए आपको बता दूं, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत सबसे पहले तो जानिए कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो डी का चौथा आप सबसे पहले ध्यान रखें कि डी का 4 नंबर वाला होगा। ठीक है, अब डी का 4 नंबर की अगर बात की है तो कौन कौन है, देखें डी का 4 नंबर में केवल 2 ही हैं, बाकी नीचे वाले में नहीं है। ठीक है, नीचे वाले में 3 और 1 है। 2 का 4 तो यानी 2 वैसे नीचे वाले कट गए आपके। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो डी का 4 आप देखिए किस में है, तो डी का 4 इसमें नहीं, डी का 4 इसमें नहीं। तो एक आपका एकदम से कन्फर्म था, तो डी का 4 ही होगा। ठीक है, तो डी का 4 इसमें है, इसमें है। अब और आगे बढ़ते हैं, अभी सी वाला क्लियर कर लो, बस आपका काम हो जाना है। सी वाला किस में जाएगा, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था। अभिजात वर्ग की बात कौन करता है, अभिजात वर्ग की बात, यानी सी किस में जाएगा, सी आपका किस में जाएगा, अभिजात वर्ग की बात कौन करते हैं, बिल्कुल पैरेटो करते हैं। कौन करते हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो जो हैं अभिजात वर्ग की बात करते हैं। कौन करते हैं, अभिजात वर्ग की बात कौन करते हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो करते हैं। यानी कि आपका सी जाएगा 2nd नंबर पे और डी जाएगा 4 नंबर पे। तो सी में सेकंड कहाँ पर है, सी में सेकंड फर्स्ट में है, इसमें 3 है। तो आपका ये वाला जो है ज़्यादा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अपने आप के लिए 2 आपका क्लियर है, तो 2 से ही आपका आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर देखिए चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, चक्रीय सिद्धांत आपका पीटरिम सोरोकिन लगा देंगे और रेखीय सिद्धांत में आप स्पेंसर को लगा देंगे। इस प्रकार से आपका ये भर जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जो मैंने मिलाया यही करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, प्रश्न है विलेज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो विलेज इंडिया पुस्तक को लिखा है किसने, मैकी मैरियट ने। किसने लिखा है, मैकी मैरियट के द्वारा विलेज इंडिया पुस्तक लिखी गई है। ये बात ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है ये। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लगातार इसी प्रकार से पढ़ते रहें। चलें, बताइएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। चलें, भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है, बताइए। सभी लोग बातचीत ना करें बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में बहुत बातचीत करते हो भाई आप लोग। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताएं। भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव
निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक कारक से रिलेटेड है? सांस्कृतिक द्वैधता, या एक प्रकार सांस्कृतिक संघर्ष, या सांस्कृतिक विलंबना, या संस्कृति का प्रसार। तो भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव जो है वो सांस्कृतिक द्वैधता से रिलेटेड है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आपके प्रश्न आपसे लगातार पूछा जाता है। एक पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जो है सामाजिक परिवर्तन। बताएं इस पुस्तक के लेखक कौन है? या आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास हैं। ये बात ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न 2023 में आपके अभी पूछा गया था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है यहाँ से। बताएं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक है योगेंद्र सिंह। ठीक है, कौन है? योगेंद्र सिंह उस पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक का नाम है सोशल डेवलपमेंट। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सोशल डेवलपमेंट पुस्तक को लिखा है हॉब हाउस ने। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षा में, ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों को। बताइए, अच्छा, पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द को सबसे पहले किसने रखा है? तो उसने किसने रखा था? लर्नर महोदय ने रखा है। लर्नर ने पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द रखने का प्रस्ताव किया था। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? नगरीकरण में वृद्धि, आतंकी गतिविधियाँ या आतंकवादी गतिविधियाँ, या फिर संस्कृति का बाजारीकरण, या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया खास करके इसका परिणाम है, कौन सा परिणाम है इसका? इसका परिणाम है नगरीकरण में इससे क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्योंकि वैश्वीकरण से क्या होता है? नगरीकरण में वृद्धि होती है, ग्लोबलाइजेशन से नगरीकरण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को किसने दिया था? फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बताएं। एम.एन. श्रीनिवास, या डी.पी. मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, या डी.एन. मजूमदार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एम.एन. श्रीनिवास इज राइट आंसर। 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, ये भी पिछले वर्ष प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था 2023 में ही। प्रश्न है प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है? तो प्रौद्योगिक विकास के कारण क्या हुआ है? पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पूंजीपति वर्ग का विकास प्रौद्योगिक विकास से और टेक्नोलॉजी का जैसे विकास हुआ है, उन्हीं टेक्नोलॉजी के साधनों पर चूंकि पूंजीपतियों का अधिकार हो जाता है, जिनके पास पैसा होता है, और फिर उसके बाद में वो मशीन वगैरह लगवा देते हैं। उसके बाद में वहाँ पर नौकर काम करते हैं। नौकर लगातार कमा करके मालिक को प्रॉफिट देते हैं, और जब मालिक प्रॉफिट पाता है उसके बाद में वो लगातार और अमीर होता जाता है, और गरीब जो है या नौकरी जो करने वाला है वो और गरीब होता जाता है, चूँकि वो एक प्रकार से बहुत मेहनत करने के बाद में तो घर पर जाता, तो उसकी तबीयत खराब होती है, तो फिर वो दवा लेता है, उसमें कई सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो प्रौद्योगिक विकास से क्या होता है? पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं है? तर्कवाद, गतिशीलता, मानवतावाद, या परिवारवाद। इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है वो आधुनिकीकरण से रिलेटेड नहीं है? बताएं। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया आधुनिकीकरण से रिलेटेड नहीं है? बिल्कुल तर्कवाद जो है वो किससे रिलेटेड नहीं है? तर्कवाद जो है, देखिए तर्कवाद, गतिशीलता, परिवारवाद, ये आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है। मतलब तर्कवाद आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से रिलेटेड कौन कौन है? देखिए तर्कवाद बिल्कुल है, ठीक है, गतिशीलता भी है, और इसके अलावा जो है, अच्छा, आधुनिकीकरण की विशेषता में क्या हो गया कि भाई मानवतावाद में आप देखते थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा सकते हैं मानवतावाद, ठीक है। परिवारवाद भी कभी कभी आप देखते हैं, तो इसमें दोनों में आप देख लीजिएगा। बाकी मानवतावाद ज़्यादा बेटर आंसर इसका लग रहा है, ठीक है। मानवतावाद आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं है, हालांकि परिवारवाद भी, गतिशीलता भी, तर्कवाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन से हैं? बताएं। वैश्विक ग्राम की बात कौन करते हैं? ग्लोबल विलेज की बात कौन करते हैं? तो ग्लोबल विलेज की अवधारणा दी है एम मैकलुहन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम मैकलुहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्लास
एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये पुस्तक बड़ी फेमस है। 2023 में इस पुस्तक से प्रश्न पूछा गया था कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डेहरेनडॉर्फ हैं, राल्फ डेहरेनडॉर्फ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अच्छा बताइए, भारत में संरचना के परिवर्तन को कौन प्रदर्शित करता है? आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण या फिर पश्चिमीकरण? तो भारत में संरचना में जो परिवर्तन होता है इसको आधुनिकीकरण के द्वारा समझा सकता है। आधुनिकीकरण जो है उसको प्रदर्शित करता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका परिवारवाद। ठीक है, परिवारवाद जो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिए, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? राल्फ डेहरेनडॉर्फ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? बताएं। सुपरिभाषित सामाजिक स्तरीकरण या राजनीतिक एकीकरण या संजातीय एकीकरण या फिर आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण की विशेषता इनमें से क्या नहीं? आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण, ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर, मतलब विशेषता है पूछा गया ना, तो यही विशेषता है, बाकी नहीं है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की बात जो है वैश्वीकरण करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण संसार को एक प्रकार से एक विलेज, एक गांव के रूप में मानता है वैश्वीकरण। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया है? तो लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण जो प्रस्तुत किया है वो मैकिम मैरियट ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में प्रश्न ये पूछा गया था, अब की बार भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। संस्कृतिकरण, क्षेत्रीकरण, स्थानीयकरण या फिर सार्वभौमिकरण? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब अनेक लघु परंपराएं, छोटी परंपराएं किसी बड़ी परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को हम लोग संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, कल्चरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग और शेयर भी करते रहिएगा। सभी लोग सेशन का आनंद ले रहे हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, एक पुस्तक और है, बड़ी फेमस पुस्तक है, द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है बताएं? तो डेनियल बेल जो हैं उन्होंने पुस्तक लिखी थी द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। हालांकि इस पुस्तक के बारे में कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में प्रश्न, लेकिन हो सकता है आपसे पूछा जाए। अच्छा, एक प्रश्न है, औद्योगिकरण तकनीकी विकास की एक प्रक्रिया है, किसने कहा? तो औद्योगिकरण तकनीकी विकास की एक प्रक्रिया है, ये फेयरचाइल्ड ने कहा था। ये बात जरूर ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, बताएं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है, सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किसकी रचना है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है M.S.A. राव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। M.S.A. राव की पुस्तक है सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हम जिस समूह के सदस्य होते हैं वह हमारा सदस्यता समूह मेंबरशिप ग्रुप जो होता है वो होता है। ये कथन किसका है? हम जिस समूह के सदस्य होते हैं वह हमारा सदस्यता समूह यानी मेंबरशिप ग्रुप होता है, ये किसने कहा? ये कथन है मर्टन का, R.K. मर्टन का, रॉबर्ट के मर्टन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया किसकी रचना है? सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राव। ठीक है, M.S.A. राव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संदर्भ समूह की अवधारणा किससे रिलेटेड है? मर्टन से, श्रीनिवास से, पैरेटो से या फिर मैकाइबर से? तो संदर्भ समूह की बात कौन करते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। संदर्भ समूह की अवधारणा R.K. मर्टन ने दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि इसमें हाइमन दिया नहीं है, तो हाइमन और मर्टन दोनों ने ही एक प्रकार से संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, लेकिन फेमस हैं R.K. मर्टन, और हाइमन ने भी दी है एक प्रकार से, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। कभी हाइमन और ये दोनों दे दे तो ऑप्शन नंबर एक मतलब ऑप्शन ए में देगा मर्टन, बी में देगा हाइमन और सी में दे देगा ए और बी दोनों, तो आप लगा देंगे ए और बी दोनों। ठीक है,
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मौजूदा आदर्शों और मूल्यों का उपयोग सामाजिक कुरीतियों के विरोध के लिए करना ही सुधार आंदोलन है। यह संबंधित किससे है? ये परिभाषा किसने दी है सामाजिक आंदोलन की, कि मौजूदा आदर्शों और मूल्यों का उपयोग सामाजिक कुरीतियों के विरोध के लिए करना ही सुधार आंदोलन है। ये परिभाषा दी है मैकलानिन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। ये पुस्तक बड़ी फेमस है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आर के देसाई हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत शासन अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1935, 1948, 1940 या 1945? तो भारत शासन अधिनियम जो पारित हुआ था 1935 में पारित हुआ था। और 1935 के ही भारत शासन अधिनियम से आपको पता होगा लगभग 100 से अधिक जो है संविधान संशोधन, मतलब संविधान के अनुच्छेद जो है हूबहू ले लिए गए और भारतीय संविधान का जो आधार का काम किया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही करता है, बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, करो या मरो का संदेश किसने दिया है? तो करो या मरो का नारा जो दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था। ये बात ध्यान रखें, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। ठीक है, अध्यक्ष कौन था इसका? जिन्ना ने एक प्रकार से, जिन्ना बड़ा फेमस व्यक्ति था मुस्लिम लीग का। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को स्थापना होती मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं बताएं। परिवर्तन की इच्छा, व्यवस्था विरोधी प्रकृति और निर्धारित लक्ष्य। सामाजिक आंदोलन की ये सारी विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी विशेषताएं सामाजिक आंदोलन की ही विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, हार्टन ने सामाजिक आंदोलन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? फटाफट से आप बताएंगे। हार्टन महोदय ने सामाजिक आंदोलन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो 5 भागों में वर्गीकृत किया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। कितने भागों में भैया? 5 भागों में बांटा है हार्टन महोदय ने सामाजिक आंदोलन को। ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, डॉक्टर M.S.A. राव ने सामाजिक आंदोलन को कितने भागों में बांटा है? तो M.S.A. राव ने सामाजिक आंदोलन को 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉक्टर M.S.A. राव वर्गीकृत सामाजिक आंदोलन के प्रकार नहीं है। देखें, उनमें विरोधपूर्ण आंदोलन शामिल है, इसके अलावा सुधारवादी आंदोलन भी शामिल है, क्रांतिकारी आंदोलन भी शामिल है, वैचारिक आंदोलन की बात वो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, यानी M.S.A. राव का वर्गीकरण में सामाजिक आंदोलन के वैचारिक आंदोलन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन कहलाता है? मसीही आंदोलन, सकारात्मक आंदोलन नहीं, वैचारिक आंदोलन नहीं, भी क्रांतिकारी आंदोलन कहलाता है। नक्सलवादी आंदोलन जो है वो एक प्रकार का क्रांतिकारी आंदोलन है। कैसा आंदोलन है भैया? कैसा आंदोलन है? तो वो है क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने सभी घर वाले के फ़ोन से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां जो हैं वो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। बात ध्यान रखेंगे। ओके, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि दी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कुछ भी पूछे आप बता देंगे। अच्छा, आधुनिक भारत का जनक किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। ये सब प्रश्न पूछा गया है आपसे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? थियोसॉफिकल आंदोलन के प्रणेता कौन है भारत में? एनी बेसेंट थी। ध्यान रखिए इस बात को। ओके, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। एक प्रश्न और है, प्रश्न है मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स। ठीक है, मार्क्स एंजल्स और कार्ल मार्क्स जो हैं वो मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एक प्रकार से उसकी अवधारणा देते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा देते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, और ये कहते हैं कि समाज में संघर्ष का होना अपरिहार्य है। ये कार्ल मार्क्स का ही कथन है। तो ये सब बड़ी फेमस जो है एक प्रकार से प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और उसको मैं एक प्रकार से बीच बीच में बताता रहता हूँ ताकि जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वो प्रश्न हैं जो कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में होते हैं उस समय जब मैं पढ़ाता हूँ आपको।
तो बीच बीच में मैं इसीलिए बता देता हूँ ताकि जो है आप आसानी से जान पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए थे, ठीक है। और कई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आए, ऐसा नहीं कि 1-2 विश्वविद्यालय के आए। इसीलिए मैं सारे प्रश्नों को ऐसे रखता हूँ जो कि अधिकतर विश्वविद्यालय में इधर उधर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे, बताएं फटाफट से। आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो आनंद मठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है अच्छा, आनंद मठ से ही जो देश गीत है सुजलाम सुफलाम माल्यज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम वो शामिल है, ठीक है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, जनगण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमार सुनार बांग्ला ये बांग्लादेश का जन मतलब कि राष्ट्रगान है, तो वहाँ मतलब उसको किसने गाया था, तो अमार सुनार बांग्ला ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ही क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ही एक प्रकार से गीत है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 1857 की क्रांति में जो कुंवर सिंह थे वो बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो बिहार के जगदीशपुर से वो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तात्या टोपे जो थे वो कानपुर से कर रहे थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, झांसी की रानी, ठीक है। इसके अलावा बुंदेलखंड इलाका से वहीं वो कर रही थी पूरा, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग स्थान से जो है अलग अलग लोग जो है मतलब दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र सेकंड कर रहे थे, बहादुर शाह जफ़र आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग लोगों ने एक प्रकार से क्या किया है, झांसी की रानी वगैरह हो गई, तात्या टोपे हो गए, जैसे जो है लखनऊ से और अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। लेकिन क्या हुआ कि एक सफल नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था, सब अपने अपने एरिया में अंग्रेज से लड़ रहे थे, एकजुट नहीं हो पाए और इसीलिए खास करके 1857 की क्रांति सफल ना हो सकी, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, तो अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम के एक प्रकार से पहल पर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी की स्थापना की गई थी। और ख़ास करके इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये बात ध्यान रखेंगे, WC बनर्जी। आपको बता दूं कि ये जो है जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये A.O. ह्यूम की, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने करी, तो भी आप बताओगे कि A.O. ह्यूम ने ही करी थी, क्योंकि A.O. ह्यूम ऐसा व्यक्ति है, ये आयरलैंड का व्यक्ति था, आयरलैंड का था ये, और इसने एक प्रकार से सलाह दी कि अगर आप अपनी बातों को एक संस्था के माध्यम से रखोगे, एक पार्टी के माध्यम से रखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी बजाय अगर आप इधर उधर बोलोगे तो, ठीक है। इसने दिमाग दिया था। तो A.O. ह्यूम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बढ़िया आदमी था ये। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भाई, फटाफट से आप बताएंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी इनमें से, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त को की गई थी 1828 में, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके सभा शासन में पारित किया गया था, बताएं। वर्नाक्यूलर, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके सभा शासन में पारित किया गया था, तो लॉर्ड लिटन उस समय गवर्नर जनरल था, 1878, ठीक है, 1878 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1878 लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, पूजा सार्वजनिक सभा की स्थापना, पूना कर लेंगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। कब की गई थी भैया, 1867 में की गई थी, ओके, ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
यंग इंडिया के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया एक पुस्तक है जिसको लिखा लाला लाजपत राय ने, और यंग इंडिया और हरिजन एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन महात्मा गांधी किया करते थे। हालांकि इसमें इसीलिए महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं दिया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यंग इंडिया एक पुस्तक भी है, लाला लाजपत राय ने लिखा था उसको। लाल बाल पाल आपको बता दूं ये गरम दल के नेता हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? बताएं। इल्बर्ट विधेयक जो है वो लॉर्ड रिपन जो थे उनके नेतृत्व में पेश किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, 1800 कब? 83 में। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1943 में किया गया था। ध्यान रखिए इस बात को। कहाँ पर? जापान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताएंगे सभी लोग। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ.ई. हुम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, पिछली बार 2023 में परीक्षा में पूछा गया था कई विश्वविद्यालयों में। सामाजिक आंदोलन है सरकार के प्रति विघटनकारी और अराजक चुनौतियाँ। गलत बात, सॉरी, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? एक मिनट रुकेंगे। प्रश्न सामाजिक आंदोलन क्या होता है? बिल्कुल, सामाजिक आंदोलन जो होता है सरकार के प्रति विघटनकारी और अराजक चुनौतियां होती हैं। सरकार में एक प्रकार से जब आंदोलन होते हैं सरकार रहते हुए तो दिक्कत की बात होती कभी कभी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो या फिर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नए मानदंडों, विश्वासों या मूल्यों को स्थापित करने के प्रयास में एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक कार्यवाही। ठीक है, बिल्कुल, सामाजिक आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये नहीं होगा। हालांकि विघटनकारी और अराजक चुनौतियां जरूर होती हैं। अप्रभावी जन आंदोलन तो नहीं होगा, एकल गतिविधियाँ भी नहीं होंगी। अब देखिए, इनमें से ए ऑप्शन में से और सी ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए हो जाएगा सी ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं नए मानदंडों पर आधारित होते हैं, नए विश्वासों पर आधारित होते हैं, नए मूल्य होते हैं, और उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं विश्वासों को, उन्हीं मापदंडों को स्थापित करने के प्रयास में एक साथ सभी लोग इकट्ठा होते हैं और व्यक्तियों की सामूहिक कार्रवाई की जाती है। उसी को बोलते हैं सामाजिक आंदोलन। करेक्ट आंसर बिल्कुल 100% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक आंदोलन भाग है। बताएं, सामाजिक आंदोलन भाग है लोक राजनीति का, अभिजन राजनीति का या नौकरशाही राजनीति का? सामाजिक आंदोलन जो है वो लोक राजनीति का भाग है। किसका है? लोक, पब्लिक पॉलिटिकल, मतलब पब्लिक पॉलिटिक्स का एक प्रकार से सामाजिक आंदोलन या सोशल मूवमेंट जो है एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, समाज में व्यक्तियों द्वारा धन, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के कारण ही सामाजिक संघर्ष होता है। यह कथन सामाजिक संघर्ष की परिभाषा को देते हुए किसने कहा? यह सामाजिक संघर्ष को लेकर के एक पुस्तक बड़ी फेमस है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डैरेन हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, संघर्ष का परिणाम अंततः सामाजिक परिवर्तन होता है, किसने कहा था? ये कथन डैरेन का ही है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। मूल्य के, मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत किस दार्शनिक से ग्रहण किया था? डेविड ईस्टन से ग्रहण किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया है। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष के सिद्धांत की चर्चा जो है उत्पादन संबंधों की है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स देते हैं, बात भी ध्यान, कौन देते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा जो है वो कार्ल मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया कि समाज में व्यक्तियों के द्वारा धन, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के कारण ही सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है। यह जो है किसने कहा था? तो यह कथन कहा था कोलिंस महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, सदस्यता समूह के अनुसार ही हमारी आदतों और व्यवहारों का निर्धारण होता है। यह कथन किसका है? तो सदस्यता समूह के अनुसार ही हमारी आदतों और व्यवहारों का निर्धारण होता है, ये आर के मर्टन का कथन है, रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट मेन रेबल?
व्हाट मैन रेबल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? गुर हैं इनके लेखक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक नहीं, ध्यान नहीं इसको देना है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में पूछा जा सकता है, बताएं। और 2023 की परीक्षा में भी आया हुआ था। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत जो है किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है स्मेल्सर से, नील स्मेल्सर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसलिए इस पुस्तक के भी लेखक कौन है? नील स्मेल्सर ही हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है पुनर्जीवन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? पुनर्जीवन का जो सिद्धांत है वो बैलेस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाउ इंडिया रोट फॉर फ्रीडम किसकी रचना है? बताएं। हाउ इंडिया रोट फॉर फ्रीडम ये पुस्तक लिखा है श्रीमती एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? बताइए, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है वो कब की गई? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना करी थी श्री अरबिंदो ने। कब करी थी? 1906 में ही करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था 1914 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 6 वर्षों तक चला था। 1945 में बंद हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये कथन किसका है? ये नारा किसका है? ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताएं। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, ये बात ध्यान, कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उस समय जब जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, फरवरी महीने में पारित हुआ था 1919 में, ये बात ध्यान रखेंगे। 1919, ठीक है, फरवरी महीना था। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखेंगे और शेयर करते रहिएगा सभी लोग वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपके समक्ष आती रहे और आप लगातार पढ़ते रहें। आगे देखेंगे, बताइएगा भाई। प्रश्न है 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? तो कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? फटाफट से आप बताएंगे। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी 1815 में? फटाफट से आप बताएंगे। तो 1815 में जो है आत्मीय सभा की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की है? बताएं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में की गई थी। नारायण गुरु ने इसकी स्थापना करी है। ऑप्शन नंबर सी में नारायण गुरु करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न मोनालिसा किसकी कृति है? बताएं, किसकी कृति है मोनालिसा भाई? मोनालिसा जो है, मोनालिसा वो लियोनार्डो दा विंची की कृति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे। प्रोटेस्टेंट धर्म, प्रश्न इंपॉर्टेंट, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? वो किसके नेतृत्व में हुई थी भाई? वो हुई थी मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। कब हुई थी? वो हुई थी 1517 ईस्वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं रेचल कार्सन। 27 सितंबर 1962 में ये पुस्तक एक प्रकार से प्रकाशित होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है?
तो पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। ईजे रास का एक कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार परीक्षा में प्रश्न आता है ये। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है 2023 की परीक्षा में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है? तो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित कौन सा आंदोलन है भाई? भूदान आंदोलन जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्य समाज के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? बताएं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, आर्य समाज के द्वारा किए जाने वाला आंदोलन वो जो है किस आंदोलन से संबंधित था? वो सुधारवादी आंदोलन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्य समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया वो सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू हुई? तो भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति जो लागू हुई थी 1993 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक संघ के कार्य क्या हैं? बताएं। श्रमिक संघ के क्या कार्य हैं? श्रमिक संघ का कार्य होता है श्रम कल्याण के लिए प्रयत्न रहना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? तो महार आंदोलन चलाया गया था ब्राह्मणों के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो करते हैं वो आर्य समाज के लोग करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्य समाज। वो बुद्धि जो है शुद्धि आंदोलन के समर्थन में आते हैं आर्य समाज के लोग। अगला प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? वेदों की ओर लौटो नारा किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। तो वेदों का पुनरुत्थान का जो श्रेय आता है वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत का मार्टिन लूथर भी किसी को कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के मार्टिन लूथर हैं। जिस प्रकार से मार्टिन लूथर ने काम किया था उसी प्रकार से ये करते हैं भारतीय स्तर पर। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक को लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है, बताएं। दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित है? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा जो निवासी था कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पुर्तगाली निवासी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सामाजिक आर्थिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया? भारत भारतीयों के लिए है ये नारा आर्य समाज के लोगों ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में, हरिद्वार में, राजकोट में या लाहौर में? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के को निम्न संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त है? तो अभी भी मैंने बताया था आर्य समाज का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो वो कौन थे? वो थे स्वामी जी ही, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है खास करके लॉर्ड कैनिंग का जब शासनकाल आया था उसमें क्रियान्वित किया गया था। 1856 ईस्वी में पारित कर दिया गया था। लेकिन अगर बात की शुरुआत की तो शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हो चुका था। ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? बताइएगा सभी लोग फटाफट से। विधवा विवाह अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति जो मिली थी 1856 में मिली थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से आप बताएंगे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे आ सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने सोचा आपको इस प्रकार के प्रश्नों से अवगत करवाया, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 या 1926 के आसपास पुणे में। तो 1926 या 27 कहाँ पर है? आपको ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 ईस्वी में किस राज्य की महिलाओं ने आरक्षण विरोधी आंदोलन किया? बताएं। तो कहाँ की महिलाओं ने किया था? आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है इनमें से? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेधा पाटेकर किससे रिलेटेड है? मेधा पाटेकर जो है वो किससे रिलेटेड है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन भारत में पर्यावरण एवं आंदोलन से संबंधित नहीं है? बताएं। सुंदरलाल बहुगुणा, स्वामीनाथन या सलीम अली? तो स्वामीनाथन, सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा ये सब पर्यावरण आंदोलन से रिलेटेड हैं। जबकि वर्गीस कुरियन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। ठीक है, सॉरी, भारत में नहीं, ये विश्व स्तर के वर्गीस कुरियन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव एक डैश के साथ मापा जाता है? किसके? वायु दाब के साथ मापा जाता है, और खास से बैरोमीटर के साथ मापा जाता है। तो वायु दबाव या वायु का दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा द्वीप नहीं होते हैं, बाकी झील, तालाब और डेल्टा जो हैं वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्सा होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो बना था वो 19 नवंबर 1986 को बना था। ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? तो भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 31 मार्च 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अच्छा, प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो खास करके आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रानाडे और खास करके आरजी भंडारकर ने मिल करके बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी 31 मार्च को, ध्यान रखेंगे 1867 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। प्रश्न चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने किस मुद्दे पर विरोध किया था? तो लोगों ने विरोध किया था वनों की कटाई और वाणिज्यिक कार्य पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से रिलेटेड है? तो बिश्नोई आंदोलन से कौन रिलेटेड है? अमृता देवी जो है बिश्नोई आंदोलन से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखिएगा और एक बार वीडियो को सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, लगभग आप लोग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को जान पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दहेज विरोधी अधिनियम 498 का ए जो है वो कब पारित किया गया? 498 में ए जो जोड़ा गया है 1900 कब जोड़ा गया है? 1986 में जोड़ा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, दहेज निरोधक अधिनियम जो बना था 1961 में ही आ गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन उसमें जो एक प्रकार से संशोधन किया गया और उसमें ए जोड़ा गया वो बाद में जोड़ा गया 1986 में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ। घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था 2005 या 2006 में। ऑप्शन नंबर 2005 या 6 नहीं, तो यहाँ पर ये 5 कर लीजिए, 7 वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 या 6। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय, तो कहीं कहीं पर 5 मिलेगा, कहीं कहीं पर 6 मिलेगा, तो जैसा भी मिले आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महिला परिषद, बताएं
अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1920, 30, 1940, 1950। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना जो हुई थी 1927 में हुई थी। कहाँ पर? पुणे में। 1927 जो है आप यहाँ पर ये साथ कर लीजिएगा, 1927 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं बताएं। 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं स्त्री शिक्षा मतलब स्त्री का संरक्षण अधिनियम जो घरेलू हिंसा से रिलेटेड है, तो उस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा उसका। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 13 सितंबर 2005 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, सती प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ? सती प्रथा अधिनियम 1829 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था कब पारित हुआ? 1856 में से तो पारित हो गया था 16 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदू स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो हिंदू स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ 1937 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू नाबालिग और संरक्षण अधिनियम पारित हुआ बताएं। हिंदू नाबालिग और संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1956 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, किस नारीवादी विचारक से बताइए, किस नारीवादी विचारक से या विचार से पता चलता है कि लैंगिक समानता को लिंग की सांस्कृतिक धारणा की समाप्ति करके ही साधित किया जा सकता है? ये कथन किसका है? तो ये जो है खास करके उत्तर आधुनिक नारीवाद की विशेषता है, विचारधारा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कृषक आंदोलन किन वर्गों के सहभागिता पर निर्भर रहता है? तो कृषक आंदोलन जो है वो मध्यवर्ती किसान, दैनिक मजदूर और खेतीहर मजदूर, इन सभी के सहभागिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन से, भारत में कृषक आंदोलन का इतिहास कितना पुराना है? तो कृषक आंदोलन का जो इतिहास है वो कितना पुराना है भारत में? तो वो है 2500 वर्ष पुराना लगभग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न है कि भारत में कृषक आंदोलन में तेजी कब से देखने को मिली है? 1855 के बाद में आप देखते हैं, 57 की क्रांति से पहले से ही आप देखते हैं भारत में कृषक आंदोलन में तेजी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुजरात में खेड़ा नामक कृषक आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा नामक कृषक आंदोलन जो हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं पर 1918 भी मिलता है, तो 1918 या 1919 में आप मान सकते हैं जो है ये हुआ था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने जाना, समझा और परखा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। लगभग आप लोगों ने 150 से 200 प्रश्नों को जान लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन का ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा आपकी। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।